नमस्ते दोस्तों। नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर 108 ऐसे मदरसे हैं जिसको खाड़ी देशों से लगभग 150 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। ये 150 करोड़ रुपया कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये आज एक जांच का विषय बन चुका है। क्या ये पैसा देश विरोधी कामों में इस्तेमाल हुआ, मतांतरण में इस्तेमाल हुआ, या वास्तव में उसे शिक्षा या इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया गया? इसकी जांच उत्तर प्रदेश एसआईटी ने आरंभ कर दी है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये मदरसों को जो विदेशी ग्रांट आती है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और अधिकतर मदरसों को कहाँ से कैसे ग्रांट आती है। हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दा जरूरी में जाने माने समाजसेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, बीते दिनों धन्यवाद अमित जी। नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि लगभग 108 ऐसे मदरसे हैं जिनको कुछ समय से विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है और ये विदेशी फंडिंग लगभग 150 करोड़ रुपए की है और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी जांच जो है उत्तर प्रदेश एसआईटी को सौंप दी गई है। सबसे पहला सवाल कि ये मदरसे जो हैं नेपाल बॉर्डर के, इसको लेकर काफ़ी समय से बहस चलती रही है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए और यहाँ से बहुत सारे जो ऐसे लोग आ रहे हैं भारत में जो कि आतंकी घटनाओं से जुड़े रहते हैं, तो अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई? दूसरी चीज़, इनको फंड कैसे प्राप्त होता है विदेशों से? जी बहुत बढ़िया अमित जी, धन्यवाद आपका। बढ़िया मुद्दा आप लेकर के आए हैं और ये 2022 में इनको चिन्हित किया गया था। ये जो आप एसआईटी की बात कर रहे हैं जांच की, ये 2022 में मुद्दा चला था। ये जब ये फंडिंग हुई है इनको मदरसों को, तो ये 2022 से चलते चलते भी अब हाईलाइट हुआ, मुद्दा प्रकाश में आया, क्योंकि जब मदरसों को भी तो चिन्हित करना होता है, उसमें लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि भाई कितने कहाँ, क्योंकि सब मदरसों को इसमें नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनकी भी जांच करनी पड़ेगी भाई कौन कौन से मदरसे इसमें रखे जाएं, कौन से नहीं रखे जाएं, कहाँ से कैसे किया जाए। दूसरा प्रश्न, आप ये देर जो हुई है वो देर इसलिए हुई है क्योंकि मदरसों की पहले सब जांच की गई कि कौन इसमें लिप्त है कौन नहीं। और दूसरी बात आपने यहाँ ये बात कही कि किस रास्ते से पैसा आता है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। खाड़ी देशों से जो पैसा आता है वो चैरिटी के नाम पर आता है कि सेवा करेंगे या शिक्षा के नाम पर आता है। भारत भी देता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका और बहुत सारे देशों में दूसरे देशों से पैसा आता है शिक्षा के नाम पर, क्योंकि जो विकासशील देश हैं या गरीबी रेखा पर जीने वाले देश हैं या जो निर्धन देश हैं, उनके लिए दूसरे जो धनाढ़ देश हैं वो उसके लिए खर्च करते हैं। वो कहते हैं भाई हम इस सरकार की सहायता कर रहे हैं, हम इनके यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए उन पर गरीबों पर हम लोग काम कर रहे हैं। यही काम क्रिश्चियनों ने भी किया पहले भी। अब से पहले कभी भी किसी की कोई जांच नहीं होती थी, ना कोई पकड़ में आता था। बाहर से जितना पैसा आता था चैरिटी के नाम पर या किसी ट्रस्ट के नाम पर, वो सब कहाँ गया कैसे गया उस पर कोई नहीं। अभी अमित शाह जी ने पिछले कुछ समय पहले जब कानून बनाया था केंद्र सरकार में, तो उसी की हरकत में ये राज्य सरकारें भी आई है। और ये केंद्र ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इसके तरीके हैं, आप फंड भेजने के अकाउंट के द्वारा भी इसमें ट्रांसफर किया जाता है। और दूसरा एक और व्यवस्था सबसे बड़ी यह है कि वहां से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर के यहीं पर सीधा खर्च कर देते हैं अपने अकाउंट से आकर के, तो वहां से भी नहीं भेजते, कुछ लोग यहाँ करके भी खर्च कर देते हैं। तो इसके बड़े सारे तरीके, अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से तरीकों से इनके पास पैसा आया। जी तो आखिर ये जांच क्यों की जा रही है? क्योंकि मंदिरों में भी आता है और मदरसों में तो, और आपने बताया कि चर्चेज में भी इस तरह से पैसा आता है। तो खास तौर पे ये जो नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसे बने हैं, इनके ऊपर सरकार क्यों फोकस कर रही है, क्या कारण है? देखो, एक बात तो यह है कि जहां 150 करोड़ रुपया आया, वो 150 करोड़ रुपया कहीं लगा हुआ दिखाई देना चाहिए कि नहीं? ना तो बिल्डिंग उसमें परिवर्तित हो रही है, ना बच्चों के खाने पीने की, ना पहनने कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही ना। वो 150 करोड़ रुपया जब आया 108 मदरसों में, तो 150 करोड़ से कुछ उसमें निर्माण होना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कुछ कंप्यूटर लगने चाहिए, कोई व्यवस्था तो उसके अंदर हो ना कि भाई बच्चों को अपडेट करने के लिए उस 150 करोड़ रुपए को लगा दिया गया। मंदिर में आता है वो दिखाई देता है, गुरुकुल में आता है दिखाई देता है ना। गुरुकुल ने क्या किया, क्या कई कुछ कमरे बनाए, क्या कैसे कुछ तो किया होगा, लेकिन 108 में अगर 150 को डिवाइड आप करते हैं
तो आप सोचो तो सही, 1.25 करोड़ रुपए एक को लगभग मिल गया। 1.25 करोड़ से ज्यादा बैठता है 1 लाख 30। लेकिन 1.25 करोड़ रुपया अगर एक मदरसे को मिला तो 1.25 करोड़ में उसने किया गया। और अगर ये तो जांच होती है तो इसी इसी आधार पर होती है। मान लो कहीं से पैसा आया, आपको दिया गया, और आपने ना उसका कोई हिसाब दिया, ना कोई ब्यौरा आप दे रहे हैं उसका, तो पकड़ में तो आएगी बात। और ये जब 1-2 जगह पर पकड़ में आई, तो जब इनकी खुलनी शुरू है परते, तो पता चला कि जिन जिनको फंडिंग की थी वो 108 मदरसे, उनमें कोई विकास का काम, कोई इस तरह का काम दिखाई नहीं दिया, इसलिए सरकार ने उनको चिन्हित कर लिया। जी जी बिल्कुल। एक और मेरे को एक घटना याद आती है कुलदीप जी, जो कि नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल पे हुई थी। वो घटना थी जो बाटला हाउस कांड हुआ, उसका जो एक आरोपी था वो भी उसी क्षेत्र से पकड़ा गया, और वो भी जो ये मस्जिदें और मदरसे रहे उनमें उसका संबंध रहा वहाँ से छुपने का। और बहुत मशहूर कांड है बाटला हाउस कांड, जिसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो क्या इन मदरसों पे जो सरकार की नज़र इसलिए भी है कि ये क्योंकि सीमा है नेपाल की, और वो ऐसी सीमा है जहाँ सर ऐसे आतंकी घटनाएं अंजाम देने वाले जो आतंकी हैं वो काफ़ी संख्या में आना जाना करते हैं, उनके लिए एक रास्ता है। तो क्या ये जो मदरसे हैं इस एंगल से भी जांच हो रही है इनकी? एक सीधी सी बात है, जहां अपराधी पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र को तो चिन्हित कर ली जाती है एजेंसियां। भाई कोई व्यक्ति कहीं छुपा जा करके, तो वहां छुपाने वाला कौन था, शरण देने वाला कौन व्यक्ति था। अगर ये शरणार्थी वहां पर बने हैमिल्टन आतंकवादी, तो उनको शरण देने वाला कौन था। ये सब चीजें आगे के लिए भी चिन्हित की जाती। मैं आपको एक दर्शकों को आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई अपराधी को कोई व्यक्ति शरण देता है तो अंतिम शरण नहीं होती है। एक बात तो अपराधियों का अड्डा बन जाता है, और दूसरी बात यह है कि वो जांच एजेंसियों की दृष्टि में व्यक्ति आ जाता है, वो बच नहीं पाता, फिर कभी ना कभी लपेटे में आ जाता है। इसलिए ऐसे गलत लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति, तो उसको वहां से निकालो, हटाओ। लेकिन वो वहीं पर मिल रहा है, महीनों तक वहां पर रहा है, वो सारे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। जब इधर उधर से भाग करके अपराध करके लोग चले आते हैं तो वहां शरण ले रहे हैं। तो इन सब चीजों से उनकी संदिग्धता पर प्रश्न उठे, और जब प्रश्न उठे तो स्वाभाविक बात है, एक आतंकवादी अगर कहीं जाकर के किसी जगह शरण ले रहा है तो उसमें खर्च आया होगा, कुछ ना कुछ तो खर्च किया होगा ना। वो खर्च कहां से किया उन्होंने, ये इसी तरह से हुआ। जो फंडिंग आई खाड़ी देशों से शिक्षा के नाम पर, और वो खर्च होगी उस व्यक्ति के लिए जो देश विरोधी ताकतों में शामिल था। तो सीधी सी बात, इसलिए वो जांच के घेरे में रहते हैं, और इसीलिए इनकी इसी पकड़ में आ रही, इसीलिए इनकी जांच हो रही। जी जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। अब बात हम करते हैं मदरसों का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसके बारे में। आखिर ये मदरसे काम कैसे करते हैं? क्या जैसे स्कूल होते हैं किसी संस्था द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, कोई एक सोसाइटी बनानी पड़ती है, फिर उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तो ये जो मदरसे हैं ये काम कैसे करते हैं? क्या ये कोई भी व्यक्ति बनाता है, संस्था बनाती है, किस तरह से काम होता है? और उसके बाद ये जो पैसा खर्चा होता है उसको खर्च करने का जो एक तरह से पावर्स होती हैं वो ज़्यादातर किसके पास रहती हैं? जो एक बात यह है, स्कूल में और गुरुकुलों में, इन सब चीजों में, मदरसे में, सब में अंतर है। आप देखेंगे स्कूल का उद्देश्य अलग होता है, वो बच्चों को पढ़ा करके इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गुरुकुल का भी यही होता है, वो भी पढ़ा करके बच्चों को IAS PCS ये सारी चीजों में, इन सब क्षेत्रों में भेज करके एक चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। ये देखना पड़ेगा मदरसे में अगर बच्चा पढ़ता है तो क्या करता है। मदरसे में कुरान शरीफ की, कुरान की, इस्लाम की तालीम होती है, और उस तालीम में ना तो वो विज्ञान के कोई रास्ते खुले हैं, ना गणित के रास्ते खुले हैं, ना उसमें कोई मतलब और दूसरी भाषाओं के रास्ते खुले। वहां व्यक्ति जब पढ़ता है तो पढ़ने के बाद में उसके वो एक बात, एक विचारधारा उसके दिमाग में गूंजने लगती है कि मुझे इस्लाम के लिए काम करना है। उसके लिए ना देश होता है, ना संस्कृति होती है, ना व्यवस्था होती है, ना वो केवल इस्लाम के एजेंडे पर काम करता है। और बड़ी, हम ये नहीं कहते कि इस्लाम के एजेंडे पर किसी को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन केवल उसी लिए बर्बाद हो गया पूरा। और एक दो नहीं, हजारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ने के बाद में, आप देखो ये जितने भी नौजवान मदरसे में जब पढ़ करके आते हैं, आप कई बार मैंने देखा मीडिया के लोग उनके आगे लगा लेते हैं, माइक लगा लेते हैं, कैमरा लगा देते हैं, उनसे पूछते हैं भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, राष्ट्रपति का नाम क्या है। आप किसी स्कूल में जाकर के प्रश्न करो, आपको पता चल जाए इसका उत्तर मिलता है कि आपको नहीं मिलता। आप किसी गुरुकुल में जाइए, आपको पता चलेगा इसका उत्तर मिलता है कि नहीं। वो सारी चीजें वो जानते हैं, लेकिन यहाँ बताया नहीं जाता। और बताया क्यों नहीं जाता? परंपरा से नहीं बताया जा रहा, वो लोग सोच रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ अभिभावक जाता है स्कूल में तो वो जवाब लेता है, लेकिन यहाँ मदरसों में उनका कोई जवाबदेही नहीं होती। वो कहते हैं हम तालीम दे रहे हैं, तुम्हारे से कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जी
जी, बिल्कुल। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की गिनती भी कराने का काम किया था और उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो रजिस्टर नहीं थे, अवैध थे और उन मदरसों में जब देखा गया बच्चों की हालात को, तो वो भी बहुत सारी हालात जो हैं दयनीय हालात में मिले बच्चे, उन्हें ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा था। बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जो फंड तो ले रहे थे, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले कोई बच्चा नहीं था। तो कुलदीप जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मदरसे हैं इस क्षेत्र के जो हैं नेपाल बॉर्डर के, हाल ही में हमने एक खबर सुनी थी कि नेपाल में जो ये बॉर्डर है भारत नेपाल का, वहाँ पर कुछ इस्लामिक संगठनों द्वारा एक इज्तिमा किया जा रहा था बहुत बड़ा, जिसमें उनका कहना था कि कई लाख संख्या में जो है मुस्लिम्स वहाँ पहुँचेंगे उस इज्तिमा में, उस धार्मिक जो मुसलमानों का जो कार्य था उसके अंदर, तो उसको रद्द कर दिया गया। तो कहीं न कहीं क्या आप इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि इन मदरसों में कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसे भारत और नेपाल दोनों ही नहीं चाहते कि वो ना हों, क्योंकि दोनों ही देशों के जो सुरक्षा है वो खतरा महसूस कर रहे हैं दोनों ही देश? देखो, आप नेपाल की स्थिति भी सेम है। जो आपने भारत में बोला है वो नेपाल में मैंने घूम करके देखा, बड़ी बार जाना आना होता है। जहां-जहां वो लाइन है दोनों देशों के बीच में, उसके आस-पास नेपाल में नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो अगर इधर दबाव पड़ता है तो व्यक्ति उधर भाग जाता है, उधर दबाव पड़ेगा तो व्यक्ति इधर आ जाएगा। अगर इधर दबाव पड़ता है कि उधर दबाव के लिए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, सुरक्षा एक बात तो ये है कि अगर ये पूछा जाए इन लोगों से, माफ कीजिए, जी, जी, माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपको देश में तालीम देनी है तो 20 देश में क्यों नहीं देते आप? बॉर्डर एरिया पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। बॉर्डर पर पहुंचने के लिए इधर से या उधर से आपको टाइम भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, पैसा भी ज्यादा आपको खर्च करना पड़ रहा है, मार्केटिंग से भी वो सब चीजें दूर है, तो वहां आपको ज्यादा एनर्जी लगा क्यों रहे हैं? मेरा प्रश्न ये, वहां तो दोनों देश इस चीज को, उनकी जो पॉलिसी है दोनों देशों की, इस चीज को समझ रहे हैं। अगर यहाँ मदरसे पनपते हैं, ये इस तरह की गतिविधि बढ़ती है तो दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खतरा इसलिए, अगर कोई व्यक्ति उधर कांड करता है तो इधर भाग आता है, इधर उधर की पुलिस इधर नहीं आ सकती, इधर की उधर नहीं जा सकती, तो आगे पीछे शरण ले सकते हैं। दोनों तरफ सेम स्थिति है मदरसों की। और आप ये देखो, नेपाल की तरफ से भी आप अगर जाकर के देखेंगे तो निरंतर सेम गतिविधियां दोनों तरफ चलती रहती हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर ये मदरसे जो हैं, ये भारत के उन क्षेत्रों में जो दूसरे देशों के साथ लगते हैं, वहाँ क्यों हैं? हम इस तरह की गतिविधियों को आसाम में देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल में देखते हैं, वहीं हम नेपाल की जो भारत की सीमा है उसमें देखते हैं। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और आए दिन हम इस तरह की खबरें देखते रहते हैं कि यहाँ मदरसों में बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। कुलदीप जी, ये जो अनअकाउंटेड पैसे की बात हो रही है, लगभग 150 करोड़ रुपए की, आपको क्या लगता है कि ये पैसा भारत में किस तरह से इस्तेमाल किया गया होगा? क्या मतांतरण में उसका इस्तेमाल हो रहा है या इसका इस्तेमाल अन्य जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसके अंदर भी होता है? आपकी दोनों बातों से मुकरा नहीं जा सकता। देश विरोधी गतिविधि में भी शामिल हो सकता है, मिलिटेंसी में हो सकता है, और दूसरा धर्मांतरण में भी। इस चीज से पीछे परहेज नहीं किया जा सकता। मौलाना कलीम सिद्दीकी को आपने देखा होगा, जो ग्लोबल पीस सेंटर चला, जीपीसी चलाता था, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी को पकड़ा था पिछले दिनों जांच एजेंसी ने तो ये मतलब वो बोलते हैं कि कई हजार लोगों का उन्होंने धर्मांतरण करा लिया। तो ये पैसा निश्चित रूप से इसी गतिविधि में, इन्हीं तरह में लगता होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में लगता तो वहां कहीं कंप्यूटर दिखाई देने चाहिए थे, वहां के बच्चे कहीं पढ़ लिख करके आगे कहीं कंपटीशन में आगे आने चाहिए थे और कहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन वो बच्चों का जो माफ कीजिएगा, जो बच्चों का अधिकार था वो अधिकार तो छीन लिया गया और फिर उस पैसे को अपने ऐशो आराम के लिए, अपने कुछ एजेंडे चलाने के लिए, उनके लिए उस धन का प्रयोग किया जाता है। ये तो 150 करोड़ वो है जो खाड़ी देशों से आया। मैं एक और नई चीज आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ। बहुत सारा धन ऐसा है, करोड़ों रुपया, जो कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन से आता है। और वो कलेक्शन कहाँ से हो रहा है? वो दुकानों से हो रहा है, रोजमर्रा के काम करने वालों से, दिहाड़ी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, या कोई नाई का काम करने वाले, ये सब लोग जो है चंदा देते हैं। कई बार आप दुकानों पर बैठ करके देखिएगा, वहां आता है व्यक्ति और छोटी सी स्लिप काट करके दे जाता है और बदले में पैसे ले। वो पैसा इकट्ठा होता है और वो केवल 150 करोड़ रुपया नहीं,
जैसे पीएफआई का एक व्यवस्था आपने पिछले दिनों देखी होगी, पीएफआई भी इसी तरह से कलेक्शन करता था। तो ये कलेक्शन जो देने वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं उनको, वो भोले लोग हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है। लेकिन कुछ एक लोग ऊपर बैठ करके इस्लाम के चलाने के नाम पर या इस्लाम को बढ़ाने के नाम पर या इस्लाम को दूसरे लोगों से डरा धमका करके उसके नाम पर चंदा लेते हैं, और उसको चंदे का निश्चित रूप से देश की ऐसी देश को तोड़ने वाली गतिविधियों में या धर्मांतरण में, मतांतरण में, इन सब चीजों में प्रयोग किया जाता है। जी। बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल एक तरह से क्लियर करी। और जो मौलाना कलीम सिद्दीकी की बात हो रही है, मौलाना कलीम सिद्दीकी पर भी ये आरोप है कि उनकी जो संस्था है उसको उसको बहरीन से और दूसरे खाड़ी देशों से लगभग 4.5 करोड़ के करीब जो है इसी काम के लिए, मतांतरण के लिए पैसा आया। और बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो उस पैसे के वजह से जिन्हें वो पैसा का कुछ लाभ मिला और वो उन्होंने हिंदू धर्म से मतांतरण करके इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट किया। और इसी तरह से अगर जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं इन मदरसों में। और जो इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है ये देखा जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार द्वारा एक जो हम कह सकते हैं सराहनीय कदम है। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और एक नए विषय के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।